हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पे। डियर मेरा नाम रंजन कुमार है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। डियर बिफोर आई स्टार्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे टोटल एग्जाम के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डियर जल्दी से जाइए और टोटल एग्जाम को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डियर क्या फायदा क्या बेनिफिट्स हम लोग आपको दे रहे इस बात को पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा। डियर सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां पे आपको सर्च करना है टोटल एग्जाम या टोटल एग्जाम प्लस। जैसे आप डियर ये सर्च करेंगे हमारा ये ऐप आपके सामने आ जाएगा। इसे डियर इंस्टॉल करना है और इस पे आप लॉगिन या क्रिएट योर अकाउंट करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो डियर जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, अगर आपने पहले से किया है तो आपको यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद डियर आप पहुंच जाएंगे हमारे ऐप के अंदर, जहां पे आपको डैशबोर्ड दिखाएगा। जो भी हमारे कोर्सेज अभी मैं आप लोग को जो प्रोवाइड करवा रहा हूं वो सारी कोर्सेज आपको दिखेंगी। और अगर आप जो भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं डियर, तो आप ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करके आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। इजी पेमेंट ऑप्शन है। एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोर्स बाय करने में ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो तो डियर आप इस दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और डियर जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे फिर आप आएंगे इनरोल्ड कोर्सेज में, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने कौन सी कोर्स बाय करी, इसमें कितने सारे क्लासेज होंगे, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए डियर आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और जैसा आप सभी को पता है कि अभी मैं आपको टेंसेज पढ़ाने वाला था, टाइम एंड टेंसेज का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और आज हम डिस्कस करेंगे डियर। देखिए मैं बिल्कुल नए तरीके से पढ़ा रहा हूं, जो ट्रेडिशनल तरीका शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, मैं वैसा नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल नए तरीके से पढ़ा रहा हूं और मैं दो टेंसेज को एक साथ लेकर पढ़ाने वाला हूं। तो डियर आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए अगर आपने पिछली क्लास वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उसको जाकर के पहले जरूर देखिए, जहां पे मैंने टाइम एंड टेंस को इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए सबसे पहले जो हमारी थॉट है कि हम जो चीजें पढ़ें वो टू द पॉइंट हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी उठा लें और कुछ भी आपको पढ़ा दें, कोई भी तरीका मैंने अप्लाई कर दिया और चलो भाई ये तो है। और डियर सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है डियर वो बुकिस नहीं है, जो किताबी तरीके से रूल्स पढ़ते हैं डियर वैसा मैं नहीं पढ़ाता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंस। डियर थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर लिख दूं यहाँ पर सो डेट आपको आइडिया लग जाए कि हम किस वाले टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। एक हमारा V1 होता है एंड सेकेंड वन इज V1 प्लस एस और ES, देन ऑब्जेक्ट होता है। डियर ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको आप कह सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वी हैव सब्जेक्ट, then am is are, then V1 plus ing, then object. Just I have written two structures. एक स्ट्रक्चर आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डियर इन्हीं दोनों के आज दोनों के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू टेंसेस एंड व्हाट आर द यूजेस, और जो स्पेशल यूजेज हैं, जो खास इंपॉर्टेंट यूजेज हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप पहले आप इस वर्ब से जानकारी जरूर रखते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो तरह की वर्ब अप्लाइड होती है। एक होती है V1 फॉर्म और एक होती है V1 के साथ हम एस और ES फॉर्म यूज करते हैं। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ज्यादा डिटेल बता दूंगा, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको बताया था। थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंडिंग दे दूं। देखिए दो वर्ब्स होने के कारण जस्ट वी हैव ऑप्शंस कि सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब की फॉर्म वैसी होगी, ठीक है। देखिए बात करेंगे हम पहले V1 की, जिसको हमने पूरा नाम MB1 दिया है। एक्चुअली इसका जो नंबर होता है ये होता है प्लूरल। इसका नंबर कैसा होता है? ये होता है आपका डियर प्लूरल नंबर।
और जो हम V1 के साथ S और ES ऐड करते हैं, मतलब MV1 के साथ अगर हम S और ES ऐड करते हैं, इट बिकम्स सिंगुलर फॉर्म। ये कौन सा बन जाता है आपका? ये सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। तो देखिए यहां से एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है कि अगर हम किसी सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाते हैं, आपने ये चीजें जरूर पढ़ी होगी, अगर हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाते हैं तो दे मस्ट एग्री इन नंबर एंड पर्सन। वो नंबर और पर्सन के साथ एग्री जरूर होना चाहिए, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसको मैंने नाम दिया एस इक्वल टू एस। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सेकेंड वन इज अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी इसके साथ हम प्लूरल फॉर्म में लगाएंगे। आई होप ये पता चल गया होगा कि किस तरह के सब्जेक्ट के साथ कौन आएगा। ठीक है, अगेन मैं लिख रहा हूं कि अगर हम बात कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो मतलब इसका कहने का हुआ कि व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, it takes a singular verb. It takes a singular verb. आई होप ये वाला पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। s इक्वल टू एस लिखने के पीछे का लॉजिक क्या था कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। वो क्या लेगा? वर्ब सिंगुलर लेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। तो देखिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल्स है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो उसमें वर्ब में एस और ईएस जरूर लगेगा। अगर हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी जो आएगा प्लूरल फॉर्म में आएगा। रिमेंबर वन थिंग, इफ यू टॉक अबाउट अ वर्ब एंड इट्स बेस फॉर्म, जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है दैट इज ऑलवेज प्लूरल फॉर्म। अगर मैंने बोला जाना, और जाना को इंग्लिश में हम बोलते हैं गो, तो जो गो होता है ना डियर वो प्लूरल फॉर्म में होता है। इसको याद करने के लिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता सकता हूं, इस चीज को गौर करें। अभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं डिराइव कर रहा हूं, बेसिक चीजें, फिर हम दोनों के यूजेस देखेंगे। देखिए बात ऐसी होती है कि हम लोगों ने सीखा एक पॉइंट, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा देखेंगे कि व्हेन यू ऐड नॉन प्लस एस और ईएस, और नॉन बिकम्स प्लूरल। नॉन क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। बट व्हेन यू ऐड एस और ईएस टू द वर्ब, अगर आप वर्ब में एस और ईएस ऐड करते इट बिकम्स सिंगुलर। तो इस चीज को भी आप कंपेयर करके चीजें याद रख सकते हैं। छोटे मोटे कुछ एग्जांपल्स लूंगा मैं यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब के लाइक रिलेशन को समझाने के लिए। देखिए जरा, दे प्ले और प्लेज क्रिकेट, शी प्ले एंड प्लेज क्रिकेट, वी प्ले और प्लेज क्रिकेट, he play and plays cricket. Now we have 4 sentences over there. अब जरा हम इसको समझने की कोशिश करें कि किसमें किस तरह का वर्ब आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज है। मैं नहीं चाह रहा था कि ये चीजें आपको बताऊं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको शायद ये चीजें भी क्लियर नहीं होंगी। तो ये मैं बता तो रहा हूं, लेकिन आप लोगों से जरूर चाहूंगा कि आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हाँ सर ये सारी चीजें बतानी है या हमें मेन यूजेज पे चलना है। एक बार हमें कमेंट करके जरूर जानकारी दें, जिससे हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, तो हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी चीजें मुझे इंक्लूड करनी है और कौन कौन सी चीजें मुझे एक्सक्लूड करनी है।
Now just look at the subject. They is a plural subject, so verb will be play, not plays. Reason, the subject is plural, so the verb is plural. Subject plural है इसलिए verb भी हमारा plural form में होगा. Now look at the sentence number 2. She is a singular subject, so it will take a verb that contains s or es. अब देख लिया जाए कि जब ये she है तो she के साथ हम ये नहीं लगा सकते, तो ये plural form होता है, क्योंकि ये बेस फॉर्म है, तो ये गलत हो जाएगा और s वाला हमारा सही हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाए, जस्ट हमने अपोजिट कर दिया फिर से कि इसे हमने p कर दिया, मतलब प्लूरल फॉर्म में कर दिया, तो फिर से ये प्लूरल फॉर्म लेगा, s वाला फॉर्म नहीं लेगा, क्योंकि जब भी आप s ऐड करते हैं वर्ब में इट बिकम्स अ सिंगुलर एंड वी हैव द प्लूरल सब्जेक्ट, सो हमारे पास तो सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, सो ये गलत हो जाएगा. अगेन वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी हैव टू टेक s टू द वर्ब. हम लोग को क्या लेना है, वर्ब के साथ s लगाना है. तो देखिए ये बिल्कुल बेसिक्स चीज ये थी कि हम स्ट्रक्चर्स कैसे डिराइव करते हैं, सेंटेंस के साथ यूज कैसे करते हैं. एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू द यूजेज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो हम डायरेक्ट यूजेज जब सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या डिफरेंसेज है दोनों के बीच में और क्या दोनों के बीच में दोनों का यूजेज है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आई होप स्ट्रक्चर्स आपको दोनों के याद हो गए होंगे. नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेन आपका रूल नंबर 1 है, एंड आई वोंट राइट रूल, आई विल राइट यूज नंबर 1. सो एज यू से रूल इट मींस यू हैव टू मग अप इट. तो अगर आप रूल बोलते हैं तो उसको याद रट्टा लगाना पड़ेगा, और आई डोंट वांट यू टू मग अप, मैं नहीं चाहता कि आप उसको रट्टा लगाइए, ठीक है. चलिए, तो यूज नंबर 1 में हम देखेंगे द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस the present indefinite tense is used to denote the permanent activity or action that may include habit of a person, repeated action, daily routine, universal truth or scientific fact. Now just read out 1 or 2 times at least. The present indefinite tense is used to denote the permanent activity or action. Just you have to focus on permanent. What does permanent means? That is always true. परमानेंट का मतलब होता है कि जो हमेशा सच है, वो चाहे पास्ट की हम बात कर रहे हो, चाहे प्रेजेंट की बात कर रहे हो, वो या फ्यूचर की बात कर रहे हो, वो तीनों टाइम के लिए वैलिड होगा. मतलब एनी एक्शन दैट इज वैलिड फॉर 3 टाइम्स, लाइक प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम. मतलब ये तीनों टाइम के लिए कोई ऐसा सेंटेंस आप बोलिए जिससे तीनों टाइम का पता चल जाए. अब इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें हमारा हैबिट आ सकता है, इसमें रिपीटेड एक्शन आ सकता है, इसमें डेली रूटीन आ सकता है, इसमें हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ आ सकते हैं, इसमें हमारे साइंटिफिक फैक्ट आ सकते हैं. इवन इफ यू वांट टू राइट तो आप लिख सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ सकते हैं. तो डियर वो हर चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है जो कि परमानेंट हो, और वो परमानेंट कुछ भी हो सकता है. आई होप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है.
वेयर एज, चूंकि हम कंपेयर करके साथ में पढ़ेंगे, वेयर एज द प्रेजेंट continuous tense is used to denote a temporary action. A temporary action. A temporary action. It may or may not be. It may or may not be in progress at the time of speaking. देखिए इस बात को थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलता है कि कोई ऐसा एक्शन जो कि टेम्पररी हो, वो कैसा एक्शन होगा? टेम्पररी होगा। अब टेम्पररी, आई नो कि आप सभी लोग को टेम्पररी पता होगा। आपके पास जो अभी आप लोग जो भी जॉब कर रहे हैं दैट इज योर परमानेंट जॉब, दैट इज नॉट टेम्पररी। लेकिन वही एक इंसान जो कि प्राइवेट जॉब कर रहा है, प्राइवेट टीचिंग कर रहा है, उनकी जो जॉब है दैट इज कॉल्ड टेम्पररी जॉब। तो बस इन्हीं दोनों शब्दों से आप मिला करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है। इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो अब भी हमने सीखा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो परमानेंट एक्टिविटी के लिए आता है। ऐसी एक्टिविटी कि जो किसी व्यक्ति की आदत हो सकती है, डेली रूटीन हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सबसे पहले जो इसका है ये टेम्पररी एक्शन को बताता है। वो परमानेंट एक्शन है, ये टेम्पररी एक्शन है। आई होप बिल्कुल ढंग से समझ में आ रहा होगा। इनकेस अगर आपको चीजें नहीं समझ में आए तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं आपकी, चूंकि मैं लेवल ऑफ योर एग्जामिनेशन और लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग जो मैं सोच रहा हूं वही सोच के मैं पढ़ा रहा हूं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो उसके जो एक्शंस होते हैं वो तीनों टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो बताता है कि वैसा एक्शन जो बोलने के समय जारी हो। इन जनरल यही होता है कि वो बोलने के समय जारी होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो बोलने के समय जारी नहीं हो, लेकिन इन जनरल उसको यही कहा जाता है, एनी एक्शन that is in progress at the time of speaking is considered to be the present continuous tense. कोई भी एक्शन जो बोलने के समय जारी होगा उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंसीडर करेंगे। अब जरा देखिए एक सेंटेंस लिखता हूं एंड जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट द टाइम। जरा देखिए मैं एग्जांपल्स यहां पर लिख रहा हूं। एक स्टूडेंट बोलता है, एक स्टूडेंट मान लीजिए वो रोहन है, रोहन कहता है या कोई कह रहा है कि रोहन गोज टू स्कूल एट 9 PM। सिंपली हमने एक छोटा सा टाइम इंक्लूड किया इसमें 9 PM की, और सुबह सॉरी पीएम बोल रहा हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल एट 9 PM, दैट शुड बी 9 AM। तो अब हम यहां पर जो बात कर रहे हैं कि एक सेकेंड, जब हम बात कर रहे हैं रोहन गोज टू स्कूल एट 9 AM, इसका क्या मतलब है और ये कितने टाइम को बता रहा है? ये कितने टाइम को बता रहा है? रोहन गोज टू स्कूल एट 9 PM। इफ यू कैन थिंक अ लिटिल, थोड़ा सा भी अगर आप सोच पाए तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें पास्ट टाइम भी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेंस, पास्ट टाइम को भी वो बता रहा है, ये प्रेजेंट टाइम को भी बता रहा है, और ये फ्यूचर टाइम को भी बता रहा है। तो बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी हम आपके सामने प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, देख लीजिए। अब ये रोहन बोल रहा है कि रोहन गोज टू स्कूल एट 9 AM। अब बताइए रोहन के बारे में आपका क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोच रहे रोहन के बारे में? रोहन मस्ट बी अ स्टूडेंट, रोहन एक स्टूडेंट होगा।
क्योंकि बात हो रही है कि 9 बजे सुबह में वो स्कूल जाता है, तो ये रोहन जरूर या तो स्टूडेंट रहा होगा या टीचर रहा होगा। हम बता नहीं सकते ऐसे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि रोहन टीचर है कि स्टूडेंट है, लेकिन ये पता है कि 9 बजे सुबह स्कूल जाता है। दो ही लोग जा सकते हैं, या तो जो स्कूल में पढ़ाते हैं इन जनरल, या स्टूडेंट है जो जाते हैं। अब बात कर रहे हैं हम गोज, हमने जो वर्ब यूज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मतलब ये बता रहा है कि हमारा जो एक्टिविटी है परमानेंट है। तो बताइए अगर परमानेंट एक्टिविटी है तो हम इस एक्टिविटी को देखते हुए यही अनुमान लगा सकते हैं कि ये माइट बी स्टूडेंट होगा या माइट बी टीचर होगा। अब जब परमानेंट एक्टिविटी है तो बताइए, आज हम मान लिया जाए कि आज हमारा संडे है, सपोज जिस दिन हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं आपको वो संडे है। नहीं, संडे को तो स्कूल नहीं खुलता ना, वो मंडे है। अब मंडे को इसका कहने का मतलब है कि भाई वो संडे हमारी नॉर्मल हॉलीडे होती है। बात करें हम सैटरडे की या बात करें ट्यूसडे की, देखिए तीनों टाइम बताएगा। रोहन गोज टू स्कूल एट 9 AM, इट मीन वो सैटरडे को भी गया होगा जो बीता हुआ सैटरडे है, और जो आने वाला ट्यूसडे है उस दिन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट एक्टिविटी को बता रहा है। आई होप इतना से आपको बिल्कुल आइडियाज लग गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमें बताता है वो तीनों टाइम को इंडिकेट करता है। जैसे आप अपने ऊपर एग्जांपल्स ले सकते हैं, आपकी नॉर्मल रूटीन होती है सुबह जगने की, तो आप नॉर्मल रूटीन का एग्जांपल्स ले सकते हैं। आई गेट अप, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि आप कितने बजे जगते होंगे, बट मैंने 4 बजे लिखा। आई गेट अप एट 4 o'clock। वेदर यू राइट डेली और नोट इन द सेंटेंस इट डज नॉट मैटर। ऐसा नहीं कि सर हमें डेली लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग को शायद आइडिया लग रहा होगा कि सर डेली लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि हम इसके साथ डेली का इस्तेमाल करें। ये जो हमारा वर्ब है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये एनफ है आपको ये बताने के लिए कि जो भी एक्शन है वो परमानेंट है। क्योंकि V1 और जब हम सिंगुलर फॉर्म वर्ब का यूज करते तो बताता ही परमानेंट एक्शन। अब ये बताइए आई गेट अप एट 4 o'clock, इट मीन ये कहना चाह रहा है कि ये जो व्यक्ति का कोई ना कोई व्यक्ति है जिसकी ये क्या होगा, हैबिट होगा कि वो सुबह 4 बजे जगता है। तो आई होप कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स समझाने के लिए आपको काफी हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस परमानेंट एक्टिविटी को बताता है। अभी हम एग्जांपल्स और भी लेंगे, लेकिन इसी बीच हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ एग्जांपल्स लें जो आप दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाए। देखिए जरा, रोहन इज गोइंग टू स्कूल, रोहन इज गोइंग टू स्कूल। अब इतना ही लिखने के बाद हमने इसमें कोई टाइम वगैरह भी नहीं मेंशन किया है। अब यहां पर अगर रोहन की बात की जाए तो यहां रोहन कैन बी एनीथिंग। वो स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, फादर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, ब्रदर इन लॉ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब हम ये सेंटेंस लिखते हैं ना तो ये यहां पे बता रहा है कि रोहन जब हम बोल रहे हैं ना तब स्कूल जा रहा है। ये इसका कोई परमानेंट एक्टिविटी हम बताना नहीं चाहते हैं। अगर रोहन एक स्टूडेंट होता तो सिंपली आई से रोहन गोज टू स्कूल या रोहन गोज टू स्कूल डेली। हमें डेली के ज्यादा जोर नहीं डालना है। तो आप बात समझ रहे होंगे कि अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किए तो इट मींस द एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो एक्शन है अभी वो बोलते समय हो रहा है। तो यहां पर रोहन के कैरेक्टर का पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन है कि ये कोई भी हो सकता है। ये सफाई वाला भी हो सकता है, ये पुलिस वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू पॉसिबिलिटीज कि या तो वो स्टूडेंट हो सकता है या वो टीचर हो सकता है। अब ये सिर्फ टेम्पररी एक्शन को बताता है। जैसे देखिए, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। अब मतलब कि जब हम बोल रहे हैं तब बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग का मतलब कि जब मैं बोल रहा हूं इस सेंटेंस को, इट मींस द प्रोसेस ऑफ रेनिंग मस्ट बी इन प्रोग्रेस। जो रेनिंग का प्रोसेस है ना वो जरूर अभी चल रहा होगा। अगर मैं बोलूं इसी को एक दूसरे सेंटेंस लिखूं, जरा इस सेंटेंस को देखिए और दोनों के बीच में कंपेयर कीजिए। इट रेन्स हेयर, इट रेन्स हेयर इन जनवरी,
इट रेन्स हेयर इन जनवरी। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो रेनिंग का प्रोसेस है बोलते समय नहीं हो रहा है, बल्कि जब हम बात कर रहे हैं जनवरी की, तो जब भी जनवरी आता है, मतलब साल में एक बार जनवरी आता है, जब भी जनवरी आता है तब भी बारिश यहां पर होती है। तो ये परमानेंट एक्टिविटी है और ये वैलिड है हर जनवरी के लिए। लेकिन ये जो वैलिड है सिर्फ मोमेंट्री है, टेम्पररी है, पता नहीं कब बारिश होना बंद हो जाए, ठीक है, और ये सिर्फ बोलते के समय ही जारी है। तो आई होप कि मेन जो पहला यूज था कि एक हमें परमानेंट एक्टिविटी के बारे में बताता है और दूसरा हमें टेम्पररी एक्टिविटी के बारे में बताता है। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, डिटेल वाले एग्जांपल्स, जिससे आपको समझ में आ जाए और कुछ चीजें देखेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जरूर सुना होगा, तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देता हूं। साइंस आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा आइंस्टाइन के बारे में। फेल्ट दैट Einstein felt that the gravitational force pulled everything down, pulled everything down। अब ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है मैं डायरेक्ट इसको क्रॉस कर रहा हूं, ये लिखा हुआ जो सेंटेंस है गलत लिखा हुआ है। अब हमें बताएंगे कि सर ये क्यों गलत लिखा हुआ है। देखिए हमने यहां पर जो वर्ब लिखा है इस चीज को जरा समझिए, वर्ब को, पुल्ड। अब ये जो वर्ब है क्या ये परमानेंट एक्टिविटी को बता रहा है या टेम्पररी एक्टिविटी को बता रहा है? क्योंकि टेम्पररी एक्टिविटी अगर मान लीजिए बताएगा भी तो कभी ये अप्लाइड होगा। अब जरा देखिए आइंस्टाइन को महसूस हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सभी चीज को नीचे की ओर खींचता है। तो क्या अगर हमने यहां पर वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो सेकेंड फॉर्म का मतलब हो गया कि जब तक शायद आइंस्टाइन जिंदा होगा तभी तक की बात हो रही है। तो क्या अब नहीं खींचता है? बताएंगे हमें, क्या अब वो नीचे नहीं खींचता है? तो नहीं भाई, अभी भी खींचता है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि ये जो सेंटेंस है ये तीनों टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि पहले भी खींचता था, अभी भी खींचता है, और आने वाले टाइम में भी धरती की ओर कोई भी चीजें नीचे आएंगी वो नीचे की ओर खींचेगी। तो कहने का मतलब कि यहां पर जो टेंस का फॉर्म है ये गलत तरीके से इंसर्ट किया गया है। इसके जगह पे होना चाहिए था ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स। अब हमने पुल्स क्यों किया, इज पुलिंग क्यों नहीं किया, ये भी आइडिया लगनी चाहिए कि इज पुलिंग क्यों नहीं होगा। फिर से जब हम इज पुलिंग कर देंगे तो इसका मतलब हो गया कि जब मैं बोल रहा हूं ना तभी तक ये वैलिड है। वैलिड हमेशा याद रखिए कि कोई एक्शन कब तक वैलिड है। क्या कोई चीज का नीचे आना जब मैं बोल रहा हूं तभी तक वैलिड है, या आइंस्टाइन ने जब सोचा होगा तभी तक वैलिड है? नहीं ना, वो आज भी आती है एंड सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगे भी नीचे ही आएंगी, ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस कारण से हमने जो पुल्ड वर्ब है जो कि टेंस पास्ट में किया हुआ था उसको हमने प्रेजेंट में किया, और वो भी इंडेफिनिट टेंस में, कॉन्टिन्यूअस में हमने नहीं किया। रीजन यही था कि कॉन्टिन्यूअस टेम्पररी एक्शन बताएगा, मोमेंट्री एक्शन को बताएगा, लेकिन इंडेफिनिट टेंस तीनों टाइम को बताएगा। और जब भी तीनों टाइम बताना हो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कीजिए। आई होप कि ये एग्जांपल्स आपको कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट के बीच में डिफरेंस पता करने में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर फर्स्ट था, ठीक है। जो चीजें टेम्पररी होंगी, जो अभी हो रही हैं, अब मोमेंट्री हैं, उनको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, और जो एक्शन परमानेंट हो, परमानेंट एक्टिविटी है, जो तीनों टाइम को बता रहे हो, सिंपल आप ये भी याद रख सकते हैं, जो तीनों टाइम को बता रहे हैं उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। आई होप इतना चीज समझ में आ गया। तो अब हम बढ़ते हैं यूज नंबर 2 की तरफ। यूज नंबर 2 की तरफ, सम adverbs of frequency, some adverbs of frequency are used in
present indefinite and present continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखा जाए कि कुछ हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब कि वो एडवर्ब्स जो आपके नंबर ऑफ टाइम्स को बताएंगे, किसी एक्शन के होने के नंबर ऑफ टाइम्स को बताएंगे। तो इनका यूज हम इंडेफिनिट टेंस में भी करते हैं और कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी करते हैं। जरा देख लिया जाए कि कौन कौन से हैं जो इंडेफिनिट टेंस में आएंगे और कौन कौन से कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे, और जब कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करेंगे तो उनके बीच में क्या अंतर पैदा होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लिखते हैं समटाइम्स। समटाइम्स अभी हम जब लिखेंगे तो आइडिया आपको लग जाएगा कि किसका यूज कहां होगा। यूजुअली, और कौन सा पॉसिबल है किसी में यूज करना, यह भी आपको समझ में आ जाएगा। फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, जनरली, जनरली, seldom, occasionally, occasionally, etc. तो देखिए यहां पर हमने कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखे हैं जिनका यूज हम दोनों टेंसेज में करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में भी इंडेफिनिट में भी। लेकिन जिनके बारे में कॉन्टिन्यूअस में लिखूं उन्हीं के बारे में ध्यान रखेंगे, नहीं तो पता चले कि सबका यूज नहीं करते हम कॉन्टिन्यूअस में। सबका यूज इन जनरल इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए she sometimes meets me। और कुछ लोग ये भी लगा देते हैं कि सर एस यहां लगा तो एस यहां क्यों लगेगा। भाई समटाइम्स इज नॉट अ वर्ब, सो इस बात को ध्यान रखेंगे। शी समटाइम्स मीट्स मी, अब इसका मतलब है कि वह कभी कभी मुझसे मिला करती है। इट मीन्स जो मिलने का है वो परमानेंट तो है, लेकिन वो बीच बीच में ना इंटरवल होता है। बात समझ में आ रही है। लाइक they often win the final match। they often win the final match, वे लोग प्रायः फाइनल मैच जीत जाते हैं। तो देखिए इन जनरल अभी यहां से ध्यान रखेंगे कि इन सारे जो एडवर्ब्स हैं इनका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं, सभी का यूज हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते। अभी हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किनका यूज कॉन्टिन्यूअस में होगा या कहीं और भी टेंसेज में होगा। ठीक है, चलिए हाँ तो हम बात करेंगे यहां से, अभी आगे स्लाइड हम आते हैं डियर। हम बात कर रहे हैं ए नंबर की। देखिए यहां पर एक हमारा फ्रेज है ऑलवेज, ठीक है, और ऑलवेज के साथ एक और इसी को हम ऐड कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, ये दोनों का मीनिंग सेम है, ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली का मीनिंग सेम है। ठीक है, अब जरा इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझिएगा। नहीं, इन दोनों के बीच में नहीं, सॉरी, इन दोनों का यूज टेंसेज जब हम डिफरेंट करेंगे, अलग अलग टेंसेज में यूज करेंगे तो देखेंगे दोनों का क्या मतलब होगा। When used in the present indefinite tense, present indefinite tense, it shows the habit, it shows the habit। अब याद रखेंगे हैबिट और हैबिचुअल एक्शन, और हैबिचुअल एक्शन।
अब इसका कहने का मतलब है कि अगर हम ऑलवेज का यूज और कॉन्स्टेंटली का यूज अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ करते हैं तो ये एक हैबिट की या हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करेगा। ठीक है, अब आ जाइए, एग्जांपल्स हम बाद में ही करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बी की। व्हेन यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, continuous tense, it shows the irritation or anger of the speaker। अब समझिए जरा दोनों को एग्जांपल्स के थ्रू कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ ऑलवेज का यूज करते तो क्या उसका मतलब होता है, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ यूज करते तो उसका क्या मतलब होता है। सॉरी, देखिए जरा, शी ऑलवेज कम्स लेट। सॉरी, शी ऑलवेज कम्स लेट। they always talk to me। जस्ट यहीं से मैं आपको दोनों के बीच में अंतर समझा दूंगा। दे आर ऑलवेज टॉकिंग टू मी, दे आर ऑलवेज टॉकिंग टू। अब जरा दोनों सेंटेंस के बीच में समझिए और दोनों का ऊपर में हमने लिखा शी ऑलवेज कम्स लेट। अब यहां पर कह रहा है कि शी ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा देर से आती है। ठीक है, जो स्पीकर है उसके ना उसे कोई एंगर है ना कुछ है, वो सिंपल से नोटिस कर रहा है और सिंपल से बता रहा है कि वो हमेशा लेट आती है। लेकिन अब इन दोनों सेंटेंसेज को आप गौर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा दे ऑलवेज टॉक टू मी, इट मीन्स ये जो मी है ना, ही लव्स टॉकिंग टू देम, उसको अच्छा लगता है। दे ऑलवेज टॉक टू मी मतलब मैं जो कह रहा हूं कि वे हमेशा मुझसे बात करते हैं, इट मीन्स आई लव, मुझे वो चीज अच्छा लगता है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है इसका मतलब दे आर ऑलवेज टॉकिंग टू मी, इट मीन्स आई डू नॉट वांट टू टॉक टू देम बट दे टॉक टू मी। आई होप डिफरेंस समझ में आया होगा दोनों के बीच में। दे ऑलवेज टॉक टू मी कहने का मतलब है कि मुझे भी अच्छा लगता है उन लोगों से बातें करना। यहां पर एक सिंपल हैबिचुअल एक्शन है उनका भी और मेरा, कि हम दोनों मिलते, वे लोग और मैं मिलता हूं, बातें करता हूं। लेकिन जो नीचे के सेंटेंस है दे आर ऑलवेज टॉकिंग टू मी, इट मीन्स आई डू नॉट वांट टू टॉक टू देम, मैं उन लोगों से बात करना नहीं चाहता हूं लेकिन वो बात करती है। ठीक है, अब जरा देखिए एक आध एग्जांपल्स और देता हूं मैं आपको। शी इज ऑलवेज शी इज ऑलवेज crying for money, she is always crying for money। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो स्पीकर है, जो ये सेंटेंस बोल रहा है कि शी इज ऑलवेज क्राइंग फॉर मनी, नाउ ही इज इरिटेटेड बाय द एक्शन डन बाय हर, जो भी एक्शन उसके द्वारा किया जाता है उससे वो जो स्पीकर है वो इरिटेट हो चुका है। देन ही इज यूजिंग शी इज ऑलवेज क्राइंग। तो आई होप ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली, हम ऑलवेज की जगह कॉन्स्टेंटली लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि इतना चीजें समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। कुछ और मैं एग्जांपल्स के थ्रू दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं अलग अलग करके नहीं पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा शायद माइट भी आप पहली बार इस तरह से पढ़ रहे हो तो शायद कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन जो भी हो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे तभी मैं समझ पाऊंगा आपकी क्या नीड है, आप किस तरह से समझना चाहते हैं। चलिए अब जरा देखिए, द सन इज
द सन इज सेटिंग डाउन। क्या ये सेंटेंस सही है? या मैं लिख दूं इसको, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। क्या ये सेंटेंस सही है? तो देखिए ये सेंटेंस गलत है। रीजन बताऊं? क्योंकि ये एक परमानेंट एक्टिविटी को बता रहा है कि भाई सन का डूबना दैट इज अ परमानेंट एक्टिविटी, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो, सब लोग को पता है भैया वेस्ट में ही डूबता है। ठीक है, देन वी नीड टू करेक्ट इट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इस तरह से चीजें हम सही कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर लिखे, he is getting up at 4 o'clock, he is getting up at 4 o'clock। डियर अगर कोई आगे पर्पस क्लियर नहीं है कि क्यों दिया जा रहा है तो ये सेंटेंस डियर गलत हो जाएगा। अगर आगे कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया हो कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस को जस्टिफाई कर रहा हो तभी कॉन्टिन्यूअस टेंस सही है। अदरवाइज वी हैव टू कंसीडर कि भाई उसका 4 बजे सुबह में जगना उसका हैबिट है, और हैबिट बताने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते, हम इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। सो वी नीड टू राइट ही गेट्स अप एट 4 o'clock। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आते हैं डियर, यूज नंबर सी। इफ now, nowadays, these days, at the moment, is used in the sentence the verb must be in the continuous tense, in the present continuous tense। अब इस बात को समझिए जरा, कहा जा रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में nowadays, these days, at the moment लगा हो या now लगा हो, तो सेंटेंस जब होगा, जो टेंस होगा वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। वी कैन नॉट यूज एनी अदर टेंसेज, मैं कोई भी दूसरा टेंस यूज नहीं कर सकते, जस्ट यू हैव टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? नाउ शी स्टैंड्स अप, सॉरी नाउ शी हेल्प्स मी। तो डियर ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। नाउ हम कभी भी रख सकते हैं, शुरू में भी और एंड में भी। सही करेंगे हम इसको, नाउ शी इज हेल्पिंग मी, नाउ शी इज हेल्पिंग मी। तो आई होप कि ये वाला रूल नंबर सी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं डियर रूल नंबर डी, मतलब यूज नंबर डी। देयर आर some stative verb, there are some stative verbs which are not generally used in the continuous tense, continuous tense
instead are used instead they are used in the present indefinite tense. अब जरा समझिए इस बात को। देखिए जब हम बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब एक्चुअली होता क्या है कि वर्ब हमें एक्शन को बताता है। वर्ब हमें किस चीज को बताता है? एक्शन को बताता है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनसे किसी एक्शन का बोध नहीं होता है, वो आपके स्टेट को बताते हैं। तो सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट होता है, अवस्था के बारे में बात करते हैं हम। इस केस में हम कभी भी उनका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो ये वर्ब्स हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से वर्ब है जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो भाई लिस्ट तो बहुत लंबी है, फिर आप याद कैसे करेंगे? और मैंने शुरू में बताया है कि मैं याद कराने और रट्टा लगाने पे भरोसा नहीं करता हूं। जस्ट आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा इस वर्ब के कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से मैं समझा दूं आपको एंड मेरा काम खत्म हो जाएगा। देखिए जब हम बात कर रहे हैं वर्ब की, तो वर्ब अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वर्ब होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होते एक्शन वर्ब। अब हमें बताएं कि एक्शन वर्ब जो होंगे, वैसे वर्ब जो होंगे वो दिखाई देंगे। एक्शन वर्ब उस वर्ब को हम कहते हैं जो होगा वो दिखाई देगा, इसलिए तो उसको एक्शन कहा गया है। लेकिन एक वर्ब का हमने नाम दिया स्टैटिक वर्ब, जो हमने यहां पर मेंशन किया है स्टैटिक वर्ब। इफ आई टॉक अबाउट स्टैटिक वर्ब, तो ये कोई एक्शन नहीं होता है, रादर ये एक स्टेट को बताता है। मतलब ये किसी कंडीशन को बताता है। अब जब कंडीशन बता रहा है, स्टेट को बता रहा है, तो इसके साथ हम आईएनजी कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, कुछ कॉमन वर्ब्स हैं जो मैं लिख करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अदरवाइज सिंपली आप देखेंगे कि एनी एक्शन दैट इज बीइंग डन और दैट इज लाइक डन, जिसको किया जाता है, जो किया जा रहा है, अगर वो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे खेलना, हंसना, चलना, रोना, पीना, ये सारी चीजें ऐसी एक्शन है जो होगा तो आपको दिखाई देगा। लेकिन नाउ आई एम राइटिंग समथिंग, लव, क्या ये कोई एक्शन है? क्या लव करने के लिए आप दौड़ते हैं, मारा पीटी करते हैं? नहीं ना। एग्री कोई वर्ब है, दिखाई देगा अगर हम किसी से एग्री है तो। प्रॉमिस दिखाई देगा? नहीं ना। सजेस्ट, देखिए मैं कुछ कॉमन वर्ड्स लिख दे रहा हूं। अंडरस्टैंड, थिंक, रिकॉग्नाइज, नो, एटसेट्रा। तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि कभी भी इनका यूज अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में करने के लिए आपको कह दिया जाए, क्योंकि हम टेंस एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, तो वहां से आइडिया बस ये लगाना है कि एक टेंस पहले यूज कर देना है। अब जरा देखिए और समझिए, जरा एक सेंटेंस लिखता हूं, नो से मैं एक एग्जांपल्स लिखता हूं जिससे आपकी सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मैं लिखूं आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, क्या ये सेंटेंस सही है? अब देखिए अभी हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में फंडामेंटल चीजें सीखी कि वो टेम्पररी एक्शन होता है जो अभी हो रहा है और बाद में वो खत्म हो जाता है, परमानेंट है नहीं। अब बताइए कि क्या हम आपसे मिले और मैं आपको बोल रहा हूं आई एम नोइंग यू, मतलब जब सामने हो तब तक जान रहा हूं और जैसे ही आप मुड़ोगे मैं भूल जाऊंगा आपको? मुझे नहीं पता आप कौन इंसान हो। दैट इज वाई ये कोई एक्शन नहीं है जो कि खत्म हो जाएगा। अगर एक बार शुरू हुआ तो एक एक्शन है, ये सॉरी एक स्टेट है जो कि चेंज हो गया। पहले हमें नहीं पता था आपके बारे में, अब मैं आपके बारे में जान गया, तो यहां पर कोई एक्शन नहीं हुआ, यहां फिर चेंज ऑफ स्टेट हुआ है कि पहले हम लोग के बीच में कोई जानकारी नहीं थी, हम एक दूसरे को दूसरे से अनजान थे, अब हम आपको जानते हैं। सो आई हैव टू राइट लाइक दिस, आई नो यू, आई नो यू। तो कभी भी आई एम नोइंग यू लिखेंगे वो गलत हो जाएगा।
दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, तो डियर ये गलत हो जाएंगे। कैसे करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा दे डू नॉट अंडरस्टैंड यू। तो आई होप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों के बीच में डिटेल डिफरेंस मैंने आपको बताने की कोशिश की, एंड आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं आपकी समस्या को समझ सकूं और उसी अकॉर्डिंग मैं अपने क्लास भी अरेंज कर सकूं। नेक्स्ट की हम बातें करेंगे डियर कि अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आपकी कमजोरी, क्या आपकी कमजोरी है, क्या आपकी मजबूती है, ये जानने को मिलेगा। और वीडियो डियर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में जिनको भी पेपर देना है। और अगर अभी तक आप हमारे कोर्स से नहीं ज्वाइन किए तो कोर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। प्ले स्टोर पे जाना है और टोटल एग्जाम ऐप को आपको डाउनलोड करना है। आई होप डियर सारी चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए डियर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में फ्रेश क्लास में। तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।